क्वेश्चन हम लोग यहाँ करते हैं। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? कंपन के कारण, है ना। ध्वनि तरंगे होती है अनुप्रस्थ या अनुकाट? अनुप्रस्थ होता है। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? जैसे अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, क्या है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? कौन सा है? अनुप्रस्थ। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? संपीड़न मतलब दबाएं और विरल मतलब उसको छोड़ दिए, ठीक है। तो उसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। फिर है किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण के साथ संचित राशि कौन सा है? पदार्थ, ऊर्जा, ऊर्जा पदार्थ या ऊर्जा पदार्थ व संवेग? ऊर्जा। अब इसको कैसे समझे? किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग के संचरण, ठीक है। संचरण मतलब होता है गमन करना, संचरण मतलब गमन करना। तो ये कौन सा राशि हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी किसी चीज को गमन करने के लिए क्या चाहिए? किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं कौन सा? केवल शीर्ष, केवल गर्त, शीर्ष और गर्त दोनों। यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है जैसे ये आगे बढ़ता है तो शीर्ष और गर्त दोनों चाहिए। अब शीर्ष गर्त कहते किसको है? आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो वेवलेंथ है वो कैसे चलता है। एक बार ऐसे और एक बार ऐसे चलता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन वेव। क्या बोलते हैं? साइन वेव। एक ऐसे भी चलता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर वेव। क्या बोलते हैं? स्क्वायर वेव। समझ में आ गया? तो ये जो है ना, ये टॉप में गया तो इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष। क्या कहते हैं? और ये जो नीचे आया इसको हम लोग बोलते हैं गर्त। गर्त मतलब नीचे और शीर्ष मतलब टॉप में। फिर है सितार का तार खींचने में तार में उत्पन्न तरंग। सितार वाला तार ऐसे खींच दो और उसको थोड़ा सा भी ऐसे करो तो वो बजने लगेगा। तो उसमें कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य? कौन सा आएगा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ सही है। चलो उसके बाद बोला जा रहा है कि कौन सा ध्वनि तरंग अभिलक्षण है? आवृत्ति, आयाम, विवेक या इनमें से सभी? निम्न में से ध्वनि तरंग के अभिलक्षण है आयाम, ठीक है। आवृत्ति कब होता है? जब उसका आवाज ज्यादा होता है या कम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। मीन्स क्या? फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। आयाम इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम को क्या कहते हैं? तो ये तो टॉप हो गया, लेकिन ये जो है ये क्या है? ये क्या है रे? ठीक है, समझ में आ गया? वही हल्ला नहीं। उसके बाद पूछा जा रहा है आवृत्ति का स्थायी मात्रक हर्ट्ज होता है। अच्छा, तरंग किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि तक स्थानांतरित होती है तो उसका क्या मात्रक है? द्रव्यमान, वेग, तरंग दैर्घ्य, ऊर्जा। ऊर्जा। आवर्तकाल का स्थायी मात्रक क्या होता है? आवर्तकाल मतलब होता है समय, उसका स्थायी मात्रक सेकेंड। एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक बार यहाँ हुआ और एक बार यहाँ हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आवृत्ति। जिस ध्वनि का तारत्व कम है उसकी आवृत्ति क्या होती है? कम। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होगा? इसको ऐसे याद रखो, एक लोहा है, ठंडा है, उसको छोड़ेंगे तो कैसा आवाज करेगा? ज्यादा। और वही अगर गर्म है अब वो छोड़ेंगे तो क्या होगा? याद रहेगा। यानी किसी भी धातु में अगर हम ताप बढ़ा दें तो आवाज क्या हो जाएगा? तो वही ध्वनि कम हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है तरंग दैर्घ्य का SI मात्रा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। तो इसका जो है ना दूरी, इसको कहते हैं हम लोग, तो मीटर हो जाएगा। दूरी का क्या हो जाएगा? मीटर। इसका एक फॉर्मूला होता है V
लैम्डा और टी के बीच में एक फॉर्मूला होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? V बराबर लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, तरंग दैर्घ्य के टी तथा आवृत्ति f में क्या संबंध होता है? f और t के बीच में क्या संबंध होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? जहाँ पे f क्या है? फोर्स है, ध्वनि में फोर्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी। f क्या है? आवृत्ति। ठीक है, तरंग दैर्घ्य में एक संपीड़न एवं बाद वाले विरलन के बीच का दूरी कितना होगा? संपीड़न मतलब होता है उसको दबा दिए, स्प्रिंग है उसको दबा दिए, अब उसको छोड़ दिए, तो इसका दूरी कितना रहेगा? ऑप्शन है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, लैम्डा या 2 इंटू लैम्डा। लैम्डा बाई 2 मतलब पढ़ के आई है ना। आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? बोलो। ऑप्शन नहीं, यहाँ देखो, हम यहाँ तो बताए ना, F इक्वल टू हम क्या बोल रहे हैं? 1/T। तो हम बोल रहे हैं आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। समझ में आया? किसी को नहीं आया? दोनों को गुना करो, आवृत्ति और आवर्तकाल हो गया, बराबर में कितना होगा? 1। याद हो गया? निम्न में किस ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? गिटार का, कार का हॉर्न, शेर की दहाड़ या इनमें से कोई नहीं? शेर का दहाड़ नहीं? शेर का दहाड़ नहीं सर, शेर का। गिटार का? कैसे? क्योंकि वो खींचा हुआ रहता है उसका तार। ठीक है, समझ में आ गया? शेर शेर कितना को भगा सकते हो हवा। हम भगाने का बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे ध्वनि सबसे तारत्व किसका सबसे ज्यादा होगा? क्या? उतना ज्यादा आवाज से तो डर जाएगा ना। डरने का बात नहीं कर रहे हैं। तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है? मतलब क्या चीज है जिसको मजबूत बोलेंगे? ऑप्शन दे। तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवर्तकाल या आवृत्ति? क्या होगा? अरे उसको आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं हम लोग टोन। क्या कहते हैं? टोन। हाँ, जैसे कभी नहीं माइक ऑन करता है कोई, आ जाओ, तो क्या बोलते हैं उसको? टोन बढ़िया नहीं है, बढ़िया टोन लगाइए, क्या बोलते हैं उसको? हाँ। फिर प्रतिध्वनि का कारण क्या है? बोलो। प्रतिध्वनि मीन्स कभी कुआं में कौन कौन झांकी है? क्या कर गई वहाँ? कुआं में झांक के पानी आता है? कौन कौन झांकी है? झांकी है। और कभी आवाज दी है वहाँ से? क्या होता है? वापस लौट के मेरे पास आवाज आ जाता है। यही कहानी से एक खरगोश जो है शेर को मात दे दिया, मतलब उसको हरा दिया। बोला एक और शेर अंदर है जो बोलते हैं वही बोल करके वो हमको भेसा देता नहीं, तो गया वहाँ पे और जाकर के वही डूब गया। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिबिंब बन गया था। बोलो। ध्वनि का परावर्तन या ध्वनि का अपवर्तन या ध्वनि का टक्कर? ध्वनि का परावर्तन। जब आप प्रकाश चैप्टर पढ़िएगा तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ना, ठीक है? और इसी से ज्यादा क्वेश्चन भी आता है और कार्बन से भी। चलो, इसके बाद देखा जा रहा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच का दूरी कितना होना चाहिए? मीटर में, हर्ट्ज में नहीं। 17.2। ठीक है, इसलिए कुआं का जो है ना जितना दूरी होता है, अगर 17 पकड़ गया तब तो तुम्हारा जो प्रतिध्वनि आएगा लगेगा कि कोई और बोल रहा है। समझ में आ गया? चलो, उसके बाद ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग कहाँ होता है? मेगाफोन में, ये क्या है, कर्णतुर्य में या लाउड स्पीकर में या इनमें से सभी? इनमें से सभी होगा। ठीक है, दो ध्वनियों को स्पष्टता सुने जाने के लिए आवश्यक है उनके बीच का न्यूनतम और अंतराल कितना होना चाहिए? जैसे दो ध्वनि हमको सुनना है, उधर से अमित सभी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं, आ जाओ, तो दोनों को सुनने के लिए कितना टाइम चाहिए और कितना ये होना चाहिए सेकेंड? 0.1 सेकेंड। ठीक है,
सामान्य मनुष्य के कानों का श्रव्यता प्रयास कितना होना चाहिए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। के का मतलब 1000 होता है। के का मतलब 1000। ये होता है मनुष्य का सुनने का क्षमता। अगर इससे ज्यादा कर दें तो फिर कान का पर्दा फट जाएगा या कान से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मानव श्रवण की श्रव्य प्रयास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितना है? ऊपरी सबसे मैक्सिमम कितना है? तुम लोग को कल याद करके आना है। क्या कल अगर लाई तो बड़ी मार मारेंगे, तो लाएगी तो आराम से पहने रहेगी, नहीं तो नीचे वाला उसको काट दो। तो क्या फायदा लेंगे? तो फायदा तुमको हमको परेशान करने में मिल रहा है। सबसे मैक्सिमम कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज। इसको लगाओ जी यस। चलो उसके बाद है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? जाओ तुम लोग। पराश्रव्य क्या कहते हैं? हाँ। ध्वनि संचरित हो सकती है किसमें? केवल ठोस में, द्रव में या गैस में? या ठोस, द्रव, गैस तीनों में? तीनों में। ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती है? यहाँ पे है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। निर्वात। वहां पे कोई माध्यम ही नहीं रहेगा तो ध्वनि सुनाई ही नहीं देगा। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ठोस, गैस, तरल या इनमें से सभी? देखो ध्वनि को गमन करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। इसलिए कभी चालन का जो हीट ट्रांसफर का जो होता है ना, वो 3 विधि होता है। कितना विधि होता है? हीट ट्रांसफर का कितना विधि होता है? 3 विधि होता है। ठीक है, हल्ला करेंगे पीटेंगे हम। हीट ट्रांसफर का कितना रे? 3 विधि। पहला होता है कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन। हाँ। दूसरा होता है कन्वेक्शन। क्या होता है? और तीसरा होता है रेडिएशन। क्या होता है? तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, लेकिन रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए। सूर्य के लाइट को यहाँ आने में क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? हाँ? तो ये रेडिएशन होता है। ठीक है। चलो उसके बाद बताया जा रहा है, वही हल्ला नहीं। ध्वनि तरंग सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस, द्रव, गैस? ठोस में। निम्नलिखित में माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी? समुद्री जल में, स्टील में, सल्फर डाइऑक्साइड या हवा में? स्टील में। वायु में ध्वनि का चाल 0 डिग्री पर होता है कितना? वायु का चाल ध्वनि का चाल कितना होता है? ध्वनि का स्पीड कितना होता है? 332.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। 0.5 कहीं कहीं नहीं लिया जाता है। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होगा? निर्वात यानी कि वहां पे हवा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वहां पे ध्वनि का वेग 0 होगा। ध्वनि का वेग सबसे कम किसमें होगा? निर्वात, ठोस, द्रव, गैस? हाँ? वो तो निर्वात में रहबे नहीं करेगा, कम हम पूछ रहे हैं। गैस में। किसमें होगा? ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा? कम बढ़ जाएगा। आप बोले ताप रहता है तो घट जाएगा। हम क्या बोले थे? हम बोले हैं कि ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा? पूरा सुना करो। ध्वनि का हम तीव्रता नहीं पूछ रहे हैं। बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग? आर्द्रता मतलब होता है पानी का कुछ अंश आना है। जैसे अभी सुबह सुबह जाएगी तो क्या पत्ता वगैरह में नहीं आर्द्रता वगैरह रहता है, उसी को बोलते हैं। क्या हो जाएगा? इसमें भी बढ़ जाएगा। दोनों में, आर्द्रता में भी। और हम वेग का बात कर रहे हैं। रेडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडार समझती है? रेडार नहीं। रेडार मीन्स होता है कि ये जो मोबाइल है, अगर हम इसको कहाँ भेज दें? स्पेस में, तो फिर वहां से काम नहीं करेगा। रेडार मीन्स कि ये सैटेलाइट के रेडार में है। जैसे कल जो हम लोग फोटो देख रहे थे, सैटेलाइट के द्वारा देख रहे थे। समझ में आया?
तो सैटेलाइट में भी लगा हुआ है कैमरा वगैरह, और वो जो कृत्रिम उपग्रह जो पूछा गया था क्वेश्चन वहां पे, वो घूमते रहता है और बताते रहता है कुछ फॉल्ट तो नहीं ना है। समझ में आ गया? चलो उसके बाद फिर है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और वेग है 440, तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? ये लैम्डा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 220। नहीं, क्वेश्चन कहाँ चला गया? देखो यहाँ पे ये यहाँ दिया आवृत्ति एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर देखो ना रे, 48 220 हर्ट्ज कितना है? जा तुम लोग भी पमी 220 हर्ट्ज, और जो इसका वेग यानी भी इक्वल टू कितना है? 440 कितना है? 440 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें पूछा जा रहा है तुमको कि इस तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगा, यानी लैम्डा निकालना। क्या निकालना है? लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम्म 440 बटा 220। हाँ तो हो जाएगा, लेकिन करेंगे कैसे? ये सबसे पहले तो हम लोग एफ इक्वल टू निकाल देंगे ना, 1/t होता है, तो एफ यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा टी बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अकेले जा रहा है। नहीं लिख सकते हैं, ये जाओ साथ में। एफ इक्वल टू अगर ये लिख सकते हैं तो टी इक्वल टू अकेले जाएगा वो। 1/f। पहले नहीं, कहीं बुला नहीं जाएगा वो। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। तो f का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 220। आप समझ में आ रहा है नीचे क्यों लिखेंगे 220? अब वैल्यू बच रहा है हमारा भी। क्या बच रहा है? हमको निकालना क्या है? लैम्डा। क्या निकालना है? तो देखो भी इक्वल टू कितना है? 440। कितना है? लैम्डा नहीं दिया हुआ है, और टी का वैल्यू हम निकाले 1/20, 1/220 ना। कितना निकले हैं? 220। तो 1/220 लिख दिए गुना करके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/220। ठीक है? हाँ, या फिर इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है तो ऐसे लिखो 1/220। फिर वो ऊपर चलेगा, एक नीचे आ जाएगा। ठीक है? अब इसको तिरछा गुना कर दो, तो जो भी साधना बोल रही है ये कट जाएगा, और ये 22 गुना। अब लैम्डा का जो होता है सही मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर डाल देना है। यदि क्रमिक संपीड़न एवं विरलन की दूरी 5 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा? बोलो। यदि क्रमिक संपीड़न और विरलन की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? सर एक क्वेश्चन। क्या? बोलो ना, बस लास्ट खत्म हो गया ये। तो इसका 2 गुना कर देना है। कितना कर देना है? तो 5 का 2 गुना। एक तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो आवर्तकाल कितना होगा? बोलो। देखो रे यहाँ पे 100 हर्ट्ज हो गया, ठीक है? छोटा बच्चा जाओ। तो F इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं? 1/t। तो T इक्वल टू 1/f। तो ये जितना लिए हैं उसका क्या हो जाएगा? 0.001। ठीक है? हाँ तुम लोग भी जाओ। पहले तो इधर ध्यान रखेगी तब ना, अपने में गप कर रही। और आज पहली बार देख रहे हैं, पहले कभी नहीं करती थी। वहां पे तो लोगों को कल धो के आए बढ़िया से। जब पीटने गए तो बोलती सर रोजा रखे हैं सर। रोजा में उन लोग उपवास रखती है। हाँ। दूध छाड़ी दिए सब, रोजा बोझा हो गया। है ना? तो 0.001 होगा, ठीक है? 0.001 होगा या 0.01 होगा? सो बताओ। 0.01, ठीक है? कैसे आया? F इक्वल टू 100 दिया हुआ है, और F इक्वल टू होता है 1/t। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/, 0 हटाने आता है। अब समझ में आया? चलो, एक तरंग के आवर्त काल का मान जो है 0.01 सेकेंड है, तो आवृत्ति कितना होगा?
उलट दिया है। चलो बाकी जो बच गया, हाँ बताइए। अनुप्रस्थ क्या है, उसके बाद प्रबलता और तीव्रता क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग क्या है ना। सारा तैयारी करके आओ। पराध्वनि का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, ये सारा कंप्लीट करके आओ तो कल। और आपके साथ हम